बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ भारत शर्मा जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और स्वागत, सत्कार और इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। वीकेंड है, शनिवार का दिन है और चर्चा हम कर रहे हैं छापेमारी की। एक नया हथकंडा, ईडी सीबीआई, और क्या इससे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा? अगर मजबूत होगा तो बहुत अच्छी बात है। जगदीप धनखड़ साहब जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनका एक बयान अभी हम आपको सुना रहे थे और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को कुछ लोग बाहर जाकर कमजोर कर रहे हैं। इस भाषण में उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी जो कुछ कहते हैं वो उन्होंने कहा है। एक दूसरा भाषण भी उनका है जो अंग्रेजी में है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को यहां तक कह दिया कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। शायद मैं सही कह रहा हूं। आना चाहता हूं सीधा, सबसे पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास ही, आपसे समझना चाहता हूं कि क्या जो कुछ चल रहा है आज की तारीख में, के कविता इस वक्त तक ईडीआई की पूछताछ से दो चार हो रही हैं, मनीष सिसोदिया ईडी की पूछताछ और ईडी के कब्जे में हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं दोबारा सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद ईडी की गिरफ्तारी में। उधर लालू प्रसाद यादव, उनका पूरा परिवार, वो कल से ईडी सीबीआई दोनों के उसमें है। तेजस्वी यादव की पत्नी प्रेग्नेंट हैं और उनको कहा गया है कि आप अभी बेड रेस्ट पे रहिए, लेकिन 15-15 घंटे तक बैठाकर रखा गया और उनसे भी पूछताछ हुई। इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने एक के बाद एक ट्वीट किए, उसमें से दो ट्वीट आप सबके सामने रखना चाहता हूं, जरा देख लेते हैं। फिर डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके विचार सुनना चाहूंगा, लेकिन पहले देखते हैं। लालू प्रसाद यादव का यह पहला ट्वीट आता है, कहते हैं हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा, हमने वो लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्रवधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बैठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? ये पहला। उसके बाद दूसरा ट्वीट इसी के आगे लिखते हैं लालू प्रसाद यादव, संघ यानी आरएसएस, संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी। इनके समक्ष मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं और मेरे परिवार एवं पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव की ये चेतावनी है, ये जो अगला ट्वीट है ये चेतावनी है कि मुझे जेल में आपने डाल दिया, जेल की सजा मैंने काट ली, हर तरह से तोड़ने की कोशिश हुई। एक अकेला नेता है लालू प्रसाद यादव, कह सकते हैं, मान सकते हैं, और ये मानना होगा, सकते भी नहीं, सकते को हटा देते हैं हम, मानना होगा कि एक ऐसा नेता जो नहीं झुका। ये साफ दिखाई दे रहा है इस दौर में जहां हर तरह के हथकंडे अपनाए गए। जेल की सजा काटने के बाद भी अब पुत्रवधू गर्भवती हैं, लेकिन बैठा कर रखा गया। क्या कुछ कहेंगे आप बिहार से लेकर के छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तक? डॉक्टर राजीव जी, आपने गिरने की बात कही, नैतिक पतन की बात कही, राजनीति में जो गिरावट आ रही है, जो वर्तमान दौर है, तो मैं अनुमति चाहता हूं आपसे कि नरेश सक्सेना जी हमारे दौर के सबसे बड़े कवियों में से एक है। उनकी कविता की कुछ पंक्तियां, बहुत लंबी कविता है, मैं उसके जरिए अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। नरेश जी ने लिखा है कि चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते, लेकिन चीजें कुछ भी तय नहीं कर सकती, अपने गिरने के बारे में मनुष्य कर सकते हैं। बचपन से ऐसी नसीहतें मिलती रही कि गिरना हो तो घर में गिरो, बाहर मत गिरो, यानी चिट्ठी में गिरो, लिफाफे में बचे रहो, यानी आंखों में गिरो, चश्मे में बचे रहो, यानी शब्दों में बचे रहो, अर्थों में गिरो।
लंबी कविता है, उसकी बीच की एक लाइन पढ़ना चाहता हूं, लेकिन कितनी ऊंचाई थी वह कि गिरना मेरा खत्म ही नहीं हो रहा। ये पूरी कविता इस वक्त सत्ता में बैठे लोगों के लगातार गिरने पर सीधा संकेत करती है। राजनीति लोकलाज से चलती है, कम से कम लोकतंत्र में राजनीति लोकलाज के बिना नहीं चल सकती। लेकिन इस वक्त जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उन्हें अब लोकलाज की कोई फिक्र नहीं रही है। 2014 से पहले जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात होती थी, वो जो नारा था, वो नारा अब आगे बढ़ते बढ़ते विपक्ष मुक्त भारत तक पहुंच गया है। यानी हमारी संसदीय प्रणाली में, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में इस वक्त जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्हें विपक्ष के नाम पर अब कोई नहीं चाहिए। उन्हें एक भी व्यक्ति, एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं चाहिए जो उनसे सवाल कर सके, उनके शासन प्रशासन पर उंगली उठा सके, देश में नहीं बोल सके, विदेश में नहीं बोल सके, सड़क पर नहीं बोल सके, संसद में भी नहीं बोल सके। ऐसे दौर में हम पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा विडंबनापूर्ण, राजीव जी, बात कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, जिसमें देश का महामहिम राष्ट्रपति का पद है, देश के राष्ट्रपति का पद है और उपराष्ट्रपति का पद है, राज्यों की राजधानियों में, राजभवनों में बैठे हुए राज्यपाल हैं, इन लोगों ने भी लोकलाज त्याग दी है। अगर आप गुजरात के चुनाव के वक्त महामहिम राष्ट्रपति महोदया के उस बयान का स्मरण करना चाहें, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरे देश ने गुजरात का नमक खाया है, पूरा देश गुजरात का नमक खाता है। हम सब जानते हैं कि चुनाव की बेला में जब किसी राज्य में जाकर देश का राष्ट्रपति ऐसा बयान दे रहा हो, ऐसा भाषण दे रहा हो, तो उसके नेतार्थ क्या होते हैं। कितने लोगों ने इस बात को समझा होगा कि गुजरात का नमक पूरा देश खा रहा है, तो अब जो चुनाव होने वाले हैं उसमें नमक की कीमत अदा करनी है मतदाता को। तो जब राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए लोग ऐसे बयान देने लगे, तो चिंता होना स्वाभाविक है। और अब महामहिम उपराष्ट्रपति तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक की भूमिका में आ गए हैं। आपने ठीक कहा, चूंकि उन्होंने सदन से बाहर ये बयान दिया है, और जिस अंग्रेजी वाले बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, भाषण का, हाउ डेयर यू, ऐसा कुछ करके उन्होंने कहा है। यानी अब भारत का उपराष्ट्रपति सत्ताधारी दल के पक्ष में, उसकी ठकुर सुहाती के लिए, अपने दल विशेष के पक्ष में सीधे सीधे विपक्ष को ललकार ही नहीं रहा है, विपक्ष के नेता को ललकार ही नहीं रहा है, बल्कि जनता का आह्वान कर रहा है कि वो उठ खड़ी हो, उसके इशारे पर सड़कों पर उतर आए और विपक्ष के नेता की जुबान बंद कर दे। उन्होंने कहा कि माइक बंद नहीं होता है। अगर माइक बंद नहीं होता तो बाद में दूसरे और तीसरे दिन विपक्ष के नेता के भाषण में से 18 शब्द, लंबे लंबे वाक्यांश हटा दिए जाते हैं, उन्हें एक्सपेंड कर दिया जाता है। बात तो एक ही है। और अब आखिरी चरण में 2024 से पहले सत्ता में बैठे लोग ये चाहते हैं कि विपक्ष नाम की चीज अब कोई बची नहीं रहे। जो उनके पक्ष के लोग हैं, जो छोटे छोटे और राजनीतिक दल हैं, जो उनके गठबंधन में हैं, उनके अलावा किसी भी राज्य में अब कोई ऐसी पार्टी नहीं बचे जो उनसे सवाल कर सके। सबसे ज्यादा पीड़ा पहुंचा रहे हैं राहुल गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। वे देश से लेकर विदेश तक सवाल करते हैं, वे संसद से लेकर सड़क तक सवाल कर रहे हैं। तो इस पीड़ा को जब ज्यादा घनीभूत होकर महसूस करने लगती है सत्ता, तो बाकी छोटे छोटे दलों पर भी उसका अंकुश चलना शुरू हो जाता है। आपने लालू प्रसाद यादव का जिक्र किया। निश्चित तौर पर इन 20 सालों में, या हम रथ यात्रा के बाद से लेकर अब तक का लालू यादव का राजनीतिक पूरा विकास क्रम देख लें, तो इतने सारे मुकदमों के बावजूद वे अकेले ऐसे राजनेता हैं, कांग्रेस से इतर और भी एक दो पार्टियां हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम ताल करना मंजूर नहीं किया। सांप्रदायिकता के खिलाफ उनका जो विचार है उस पर आज भी अडिग है। अब ऐसे में मैं जिन गठबंधन दलों की बात कर रहा था, उसमें वे दल भी शामिल हैं जिनका नाम सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी
और ये सारे जितने जांच एजेंसियां हैं वे भी एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करने वाली थी, लेकिन इस वक्त वे सरकार के घटक दल के रूप में काम कर रही हैं। आपने आंकड़ों के साथ बताया कि 95% मुकदमे गैर भाजपा दलों के नेताओं पर दर्ज हुए हैं। अब भी लगातार जिस तरह छापेमारी हो रही है, और ये सब इतनी निर्लज्जता से होता है, कोई झीला पर्दा नहीं है सरकार के कामकाज और शर्म के बीच में। अगर छत्तीसगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है तो उसके 2 दिन पहले 3 दिन पहले वहां कांग्रेस के पदाधिकारियों पर छापा पड़ेगा। दिल्ली में जो हो रहा है हम सब देख ही रहे हैं। तो फिलहाल उनकी जो लड़ाई है, उनकी जो अगला उनका लक्ष्य है, पूरी तरह से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को विपक्ष विहीन बना देना है। आपातकाल का रोना रोते रहे अभी धनगढ़ साहब, उन्हें याद दिलाने की जरूरत है। हम सब, हमारे आप में से इस पटल पर जितने लोग मौजूद हैं, हम में से कोई आपातकाल का पक्षधर नहीं है। अगर हम लोग उस उम्र में, उस दौर में होते और हमारी उम्र ऐसी होती बालिग वाली, और हमारी चेतना ऐसी होती, हम तो स्कूल में पढ़ रहे थे आपातकाल के समय। अगर आज भी हम इस दावे के साथ कहना चाहते हैं, अगर आज आपातकाल जैसी परिस्थितियों का हम विरोध कर रहे हैं तो तब भी करते। अगर हम उस दौर में 75 से 77 के दौर में होते तो शायद हम भी सलाखों के पीछे होते। धनगढ़ साहब को और उनकी पूरी पार्टी को यह याद दिलाना जरूरी है कि आपातकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके पक्ष में खड़ा था। बाला साहब बेरस चिट्ठियां लिख रहे थे, इंदिरा गांधी से मिलने के लिए, संजय गांधी से मिलने के लिए प्रयासरत थे। आईबी के चीफ राइट टीवी राजेश्वर की किताब है द क्रूशियल ईयर्स, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि देवरस जी और संघ आपातकाल के पक्ष में खड़े थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहाने से थोड़े थोड़े दिनों के लिए जेल जाते थे, पूरे आपातकाल में आते जाते रहे, पूरे 19 महीने वो जेल में नहीं रहे। कुल मिलाकर अगर आप उस आपातकाल को कोस रहे हैं तो वर्तमान में आप अघोषित आपातकाल को लागू क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों उस दौर में देश को दोबारा से ले जाना चाहते हैं? क्योंकि सत्ता में बैठे लोग, प्रधानमंत्री से लेकर उनका पूरा दल अब लगातार इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी जुमलेबाजियां, उनकी हिंदू मुसलमान की राजनीति से देश अघा चुका है, और विपक्ष लगातार इन सवालों को उठा रहा है। इससे बचने के लिए अब वे विपक्ष को जेल के सीखचों के पीछे भेजने के लिए निरंतर 24 घंटे काम कर रहे हैं। जी राजीव जी जी बिल्कुल। 2014 से 2022 के बीच 121 बड़े राजनेताओं से जुड़े मामलों की जांच ईडी कर रही है। 121 2014 से 2022 यानी 8 साल, और इनमें से 115 नेता विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के हैं, विपक्षी पार्टियों के। 121 राजनेताओं की ईडी जांच कर रही है। आज की तारीख की बात नहीं कर रहा हूं, 2014 से 2022 तक के जो आंकड़े हैं, और ये आंकड़े संसद से ही मुहैया कराए गए हैं। और एक सवाल के जवाब में इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को छापा है, कई अखबारों ने भी बाद में छापा है। मैं वही देख रहा था कि कितने कितने कहां क्या आंकड़े हैं। तो 121 राजनेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई होती है, और उसमें से 115 राजनेता जो हैं वो विपक्षी दल के होते हैं। जबकि 2004 से, तुलना तो करेंगे ही, 2004 से 2014 के बीच मात्र 26 राजनेताओं के खिलाफ जांच होती है ईडी के द्वारा, और जिसमें से 14 राजनेता विपक्षी दल के होते हैं। तो वहां 60% थे, यहां 95% हैं। जो 95% जो आंकड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं 121 में से 115 और 26 में से 14। हालांकि और भी कई सारे आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को आगे भी जब हम चर्चा करेंगे तो उस पर भी आएंगे। सीबीआई के आंकड़े भी हैं 10 साल में, जो पिछले 10 साल और अभी के 10 साल के आंकड़े सीबीआई के भी हैं। 124 सीबीआई के नेता जो हैं एनडीए सरकार में, मतलब 2014 से 2022 के बीच 124 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने जांच की और कार्रवाई की, और जिसमें से 124 में से 118 नेता जो हैं विपक्षी, 124 में से 118 नेता विपक्षी दल के। कुछ नेता और भी नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर आप लोगों के बीच, और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आऊंगा। नवाब मलिक जेल में है, लेकिन नारायण राणे मंत्री बन गए, उनके ऊपर भी था। शारदा घोटाला असम का आप लोगों को याद होगा, और असम के अभी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा धुल गए बिल्कुल वॉशिंग पाउडर में। शुभेंदु अधिकारी, ऐसे कई नाम हैं।
बिछ गई सियासी विसात, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ